नमस्कार, मैं राजकिशन एक बार फिर से आपका आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बीए प्रथम वर्ष की जो हिंदी साहित्य विषय है उसका जो कहानी एकादशी जो पुस्तक है उसमें से एक कहानी का अध्ययन कर रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कौन सी कहानी पढ़ रहे थे। जी हाँ, ये बीए प्रथम वर्ष की क्लास है और इसमें हम जो हिंदी साहित्य का जो सेकेंड पेपर है उस सेकेंड पेपर में जो हमारी निर्धारित 10 कहानियां हैं उस 10 कहानियों में जो पाठ्य पुस्तक हमारे संकलित की हुई है कहानी एकादशी नाम से, उस कहानी एकादशी में कौन सी कहानी पढ़ रहे थे हम। जी हाँ, दिल्ली में एक मौत। कौन सी कहानी थी? कहानी का शीर्षक था दिल्ली में एक मौत। इससे जो पीछे हमने पढ़ा उसमें दिल्ली में एक मौत जो कहानी थी उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा हमने अध्ययन किया था। एक बार फिर से याद कर लेते हैं हम कि इससे कहानी के जो लेखक है उस लेखक का नाम क्या है? बिल्कुल कमलेश्वर। क्या नाम है? कमलेश्वर। पूरा नाम है कमलेश्वर सक्सेना। इनका जो जन्म था वो 1932 में हुआ। कहां? मैनपुरी में हुआ था। मैनपुरी कहां में पड़ता है? यूपी में। और इनका जो निधन था वो 2007 में फरीदाबाद में हुआ था। ये दिल्ली के आसपास पड़ता है। इनकी एक फेमस रचना है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। और इस कितने पाकिस्तान रचना पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत में जो महान पुरस्कार है उनमें पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। सीधी कहानी पे आते हैं। इनकी जो कहानी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली में एक मौत, इसमें जो आरंभिक भाग था उसमें हमने पढ़ा कि ये जो वर्तमान समाज जो संवेदनहीन बनता जा रहा है, संवेदनता में जो शून्यता आ रही है, उस पर लिखी गई एक रोचक कहानी है। लेखक का जो अंतिम समय था वो दिल्ली में गुजरा था। तो वहां पर एक घटना घटित होती है कि एक बड़े सेठ जिसका नाम है, इस कहानी का जो पात्र है दीवानचंद, उनकी है जो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी डेथ होती है तो उनकी शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में काफी गिने चुने लोग हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं। मात्र 7 लोग हैं जो अर्थी के पीछे चल रहे हैं और 4 कंधा देने वाले हैं। हालांकि उसमें भी जो 7वां आदमी है वो खुद स्वयं लेखक है। इसके अलावा जो सारे लोग थे वो है जो कोई कार से पहुंचा है, कोई अपने बिजनेस की तैयारी के साथ पहुंचा है। ये सारा जो घटना देखी उन्होंने, जो सारा जो वहां का स्थिति देखी, उससे लेखक को बड़ा दुख होता है और लेखक सोचता है अंत में कि एक बार अगर मैं भी तैयार होकर के आता शायद अन्य लोगों की तरह मैं भी ऑफिस चला जाता। तो ये अब तक हमने पढ़ा। पिछली क्लास में हमने इस कहानी को पढ़ा था कि दिल्ली की घटना थी। लेखक ने अखबार के माध्यम से सूचना मिल गई थी कि इसकी कॉलोनी में रहने वाले जो मैग्नेट सेठ थे दीवानचंद, उनकी डेथ हो गई है। और हमने पढ़ा कि वहां का जो वातावरण था कैसा था। सख्त सड़क थी, एकदम से सर्दी की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा थी। सड़कें ठिठुरी हुई थी, बसें गाड़ियां आती जाती हुई झू झू की आवाजें आ रही थी और कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी जो भटकता हुआ रूह की तरह है जो लग रहा था। ये हमने पीछे छोड़ा। इससे आगे हम इस कहानी को पूरा पढ़ते आए। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। जो लेखक कह रहा है जो दिल्ली का वातावरण है उसमें जो कोहरे में जो चलते फिरते लोग दिख रहे हैं रोड पे और वो चादर ओढ़ के चल रहे हैं, तो सफेद कोहरे में उनको जो दिखाई दे रहा है लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलती फिरती आत्माएं हैं जो रोड पे भटक रही है, सड़क पे भटक रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े बैठे। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों के समय बसों में भीड़ रहती है और सवेरे सवेरे जब कोहरा जैसी स्थिति हो, इतनी ठंड हो सख्त कड़ाके की, तो उस दौरान बसों में जो बैठने वाले लोग हैं वो कैसे सिकुड़ के बैठते, सिमट के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीटें होती है वो ठंडी होती है, पकड़ने के जो डंडरे हैं वो भी ठंडे होते हैं और ठंड की वजह से लोग आराम से सिकुड़ के बैठते हैं। कुछ लोग बीच में ईशा की तरह सलीब पर लटके हुए। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बात लहजे में लेखक लिख रहा है कि कुछ लोग जो भीड़ की वजह से जिनको सीट नहीं मिली तो ईशा मसीह की वजह से सीट पर क्या कर रहे हैं? सीट के पास में लटक रहे हैं। हालांकि उनके हाथ में चुल्ली तो नहीं है, लेकिन
वो जो डंडरा पकड़ रखा है उन्होंने, उससे उनकी जो आकृति बन रही है, उससे लेखक को लग रहा है कि वो स्लिप पे लटके हुए बाहें पसारे, उनकी हथेलियों पे हालांकि कीले नहीं है। लेखक लिख रहा है आगे कि कीले नहीं है भले, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं, जो बर्फ वाली छड़ पकड़ी हुई है, बर्फ वाली, हालांकि बर्फ नहीं है लेकिन वो ठंडी होने की वजह से लेखक ने ऐसा लिखा है। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है, दिखाई देती है लेखक को। जिस अर्थी का मन में जो शंका थी, जिस अर्थी को लेकर के मन में जो चल रहा था इतनी देर से उसके घटनाक्रम, वही अर्थी उसे दूर से शायद दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक हालांकि वो निश्चय नहीं कर पाया कि अर्थी वही है या किसी और की है, लेकिन जिस हाल में वो देख रहा है उस हाल से उसको लग रहा है, जो सटीक जो समय उसने पढ़ा है वो उसके अनुसार कि जो अर्थी आ रही है वो शायद शेठ दीवानचंद की ही है। इस अर्थी की खबर आज अखबार में है। मैंने कहा कि लेखक ने इस खबर को कहां पढ़ा है? अखबार में। मैंने अभी पढ़ी है, लेखक लिख रहा है अभी पढ़ी है, इसी मौत की खबर होगी। शायद जो रात में ये डेथ हुई है इसी की खबर अखबार में जो छपी है वही है। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि जो सेठ है, मैग्नेट सेठ दीवानचंद, उनकी आज रात मौत हो गई है और इरविन हॉस्पिटल में हुई है। कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर ये सम्मिलित हो कि कौन से हॉस्पिटल में सेठ दीवानचंद की मौत हुई थी कहानी के अनुसार, तो आपको याद रखना इरविन हॉस्पिटल में उनका शव कोठी पर ले जाया गया है और हॉस्पिटल से उनका जो बॉडी है उनके शव को घर लेके आ गए हैं। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुया शमशान भूमि में दाह संस्कार की जाएगी। हालांकि बीए लेवल की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर कोई तैयारी करते हैं आप में से, आपके परिवार से, जो कि शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षा है, तो उनमें इस तरह के सवाल हिंदी विषय से अगर प्रश्न पत्र की तैयारी करता है प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली में एक मौत है कहानी में, उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि है उसका स्थान का पता है, तो वो नाम पता होना चाहिए, पंचकुया शमशान भूमि है। और इस वक्त सड़क पर आती हुई अर्थी उन्हीं की हुई। लेखक ने देख के ही अंदाजा लगा दिया कि ये जो खबर आज जो छपी है अखबार में, इस खबर के अनुसार जो आ रही है ये अर्थी शायद इन्हीं की है। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग जो आ रहे हैं पीछे से वो बड़े खामोश हैं, शांत मुद्रा में है, टोपी लगाए है, सर्दी की वजह से मफलर बांधे हुए कुछ लोगों ने। उनकी चाल बहुत धीमी है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर अर्थी में जा रहे हैं, शव यात्रा में जा रहे हैं, तो चाल में तेजी होना अस्वाभाविक है। तो कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोहरे की वजह से धुंध में लिपटा हुआ वातावरण है, कुछ दिखाई पड़, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी, हालांकि जो आकृतियां दिख रही है लेखक को, उस हिसाब से लेखक को अंदाजा लग गया है कि आकृतियों से कि कुछ लोग अर्थी के पीछे चले आ रहे हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूं, अतुल मवानी मेरे सामने खड़ा है। लेखक का जो परिचय है जिससे जो पड़ोस में रहते हैं, सबसे पहले जो कैरेक्टर इसका है, मैंने पहले भी बताया हमने, जो जूते पॉलिश कर रहा था वही अतुल मवानी लेखक के घर पे आ जाता है। लेखक दरवाजा खोलता है, लेखक के घर के सामने वही मिलता है उन्हें, बोलता है यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जो पड़ोसी है वो अभी पहले देखा था सवेरे जब, तो क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था जूते। अब उसने देखा कि वो आया घर पे और पूछने आया है कि कोई आयरन करने वाला घर पे आया नहीं है, क्या मुसीबत है। अब देखो लेखक को और ज्यादा पक्का मजबूत इरादा हो जाता है कि इसका मतलब जो पड़ोसी है, वो जो मवानी है, वो तो घर की नहीं जा रहा है मैयत में, क्योंकि पहले वो जूते पॉलिश कर रहा था, अब है जो क्या कर रहा है, अब है जो वो अपने आयरन लेने आया है, कपड़ों की इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए। अतुल कहता है कि मुझे तसल्ली होती है, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उनका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का ये बवाल नहीं खड़ा कर दे। लेखक को जैसे आयरन मांगता है, लेखक को तसल्ली होती है कि अब तो ये अर्गी नहीं जाएगा, इतना तैयार होकर कोई मैयत में थोड़ी जाता है। तो वो आराम से अपने आप को तसल्ली देता है कि अब तो लेखक कह रहा है कि अब तो जाने वाला नहीं। हालांकि लेखक ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, अंत में वो भी जाता है, लेकिन ऐसी सर्दी में लेखक को जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और वो भी ऐसे में जो दीवानचंद जिसकी मौत हुई है, वो दीवानचंद जो अतुल मवानी है, जो वासवानी है, जो सारे इस कहानी के जो पात्र है उनके ज्यादा करीबी है, जबकि लेखक के इतने करीबी नहीं है। लेखक का सिर्फ इनके पुत्र से जान पहचान है। अतुल कहता था मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का ये बवाल नहीं खड़ा कर दे। मैं उससे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चित हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। लेकिन मन ही मन सोचता है कि चलो इसको आयरन दे दो, ये अपने दिल्ली का जो कामकाज है उस कामकाज में व्यस्त हो जाएगा।
जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पड़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात नहीं कह दे। लेखक ने जब से खबर पड़ी है, जब से इसको जानकारी मिली है कि अपनी कॉलोनी में रहने वाले मशहूर सेठ दीवानचंद की मौत हो गई है, ऐसे सर्दी में शव यात्रा में जाने को लेकर के मन में एक शंका थी कि कहीं कोई आकर के परिचित न कह दे कि चलो भाई आज हमें अंतिम यात्रा में जाना है। बिल्डिंग के सभी लोग इससे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। लेखक ने हालांकि अपनी तरफ से साफ की स्थिति कि ऐसा सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहने वाले वो शरीफ और आदमी जो है वो इंसानियत रखने वाले दुनियादारी है, यानी कि समाज में सामाजिक लोग है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी को लेना देना नहीं है, वो जाएंगे शायद, उसे अभी भी ऐसा अंदाजा है। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। तभी अब दूसरा परिचय, जिसका जो कैरेक्टर है, दूसरा जो पात्र है इस कहानी का, सरदार जी, उसका जो नौकर है वो भड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है अपने मन को सहारा देने के लिए। लेखक को लगा कि कहीं अभी सरदार जी तो नहीं जा रहे, तो अपने मन को सहारा देने के लिए लेखक है जो अपने सरदार जी के नौकर से भी एक बार है जो तसल्ली करता है। मैंने पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? इस लेखक के जो पड़ोसी है सरदार जी, उसके नौकर का नाम है धर्मा। तो उसने पुकारा कि अरे धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। लेखक को क्या जवाब मिलता है कि वो सरदार जी के लिए क्या लेने जा रहा है? मक्खन। उसने वही से जवाब दिया, तो लगे हाथ लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उससे पैसे थमा दिए। लेखक ने अपनी तसल्ली के लिए हालांकि पूछा था, लेकिन जैसे जवाब मिला कि वो दुकान पे जा रहा है, कोई मक्खन लेने बाजार जा रहा है, तो उसने अपने लिए भी एक सामान मंगवा दिया, सिगरेट मंगवा दी। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे, इसका मतलब यह है कि वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। लेखक तो यही तसल्ली चाहता था, इसका मतलब वो मक्खन मंगवा रहे थे, इसका मतलब वो भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेखक ने कहा, मैंने अभी पहले जिक्र किया कि लेखक का जो इससे संबंध था दीवानचंद जी से, वो इतना ताल्लुकात नहीं थे जितना मवानी और सरदार जी के थे। तो उसने कहा कि जब वो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी शव यात्रा में, तो मेरा तो कोई ताल्लुक है ही नहीं इतना, मेरा तो कोई सवाल ही मन में नहीं उठता है। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के जाना आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात पर थी, अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। सामने बारने पर मुझे मिश्री वासवानी दिखाई पड़ती है। अब तीसरा जो पात्र है इस कहानी का, वासवानी फैमिली, वो दिखाई दे रहे हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली भी अभी मौजूद है। उनको देखकर लग रहा है अभी वो उठे, सर्दी में लेट उठे हैं, और जो उनका चेहरे पे जो नमी दिख रही है उससे लग रहा है कि अभी वो तैयार भी नहीं हुए हैं। गाउन पहने हुए हैं, निकली और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज। वो अपने पति से कहती है कि मुझे जरा पेस्ट देना, मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेखक ने अखबार में पढ़ लिया था कि समय 9 बजे का है मैयत में जाने का, और उसने नजर भी दौड़ा दी थी कि सामने सड़क से आरती आ रही थी धीमी चाल से, और जो वासवानी फैमिली है यानी वासवानी की जो मिसेज है वो अभी उठी है और अभी भी पेस्ट मांग रही है। इसका मतलब उनकी तैयारी अभी तक नहीं है। तो इससे और उसको तसल्ली होगी कि सरदार जी भी नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा वासवानी का जो परिवार है वो भी नहीं जा रहा है। मुझे और राहत मिलती है, इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर आरती बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अब देखो नजर दौड़ाई फिर से आरती पर, वो आरती धीरे से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। जो भी पहला पात्र था अतुल मवानी, जिसने पॉलिश किया था फिर आयरन लेने आया, वही पात्र फिर से लेकर के घर पहुंचता है और अपनी आयरन लौटा के आता है, लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता हूं, पर भीतर आकर खड़ा हो जाता है। लेखक लगता है कि कहीं इंसानियत के नाते, आदमियत के नाते कहीं ये नहीं सवाल पूछ ले कि अरे यार, अपने पड़ोस में एक मशहूर सेठ है जिसको जानते हो तुम भी, उनकी डेथ हो गई है, कहीं हमें वहां जाना चाहिए। तो इस लिहाज से लेखक चाहता है कि इससे जल्दी से इससे पीछा छुड़वा दे। वो तुरंत आनंद फानंद में आयरन ले लेता है और चाहता है कि इसको फ्री करे, लेकिन वो अंदर आ जाता है और सीधा कहता है, तुमने सुना दीवानचंद की कल मौत हो गई? जी हाँ, बिल्कुल वही जो सवाल जो लेखक के मन में चल रहा था, वही सवाल पूछ लिया किसने? मवानी ने। अब सीधी सी बात से जवाब देता है, मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं सीधा सा जवाब देता हूं, घुमाता फिराता नहीं, कहीं आड़े तिरछे सवालों में वो खुद ना फंस जाए लेकर, ताकि मौत की बात आगे नहीं बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही थी, इसका मतलब वो सेविंग बना के आया, अभी तक हालांकि मुंह धोया नहीं है उन्होंने, वह शेव कर चुका था। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवानचंद। लेखक को इसी बात का तो अभी दर्द है कि कहीं ये बात भलाई से दूसरी जगह नहीं पहुंच जाए, कहीं भलाई से लेकर के ये नहीं पहुंच जाए कि हमें इसकी मैयत में जाना चाहिए।
ये सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। लेखक ने तुरंत कह दिया, अरे यार तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। तो अब देखो, बस मशीन आने भर की देर है। लेखक की बात का जवाब दे रहा है मवानी, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। उसने कहा भाई आएगी मशीन तो अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है। लेखक की बातों का जवाब दे रहा है, पर क्या किया जाए, 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। लेखक के सामने वो अपनी बात कर रहा है, अपनी व्यवसाय की बात करने लग गया। अतुल मवानी कह रहा है फिर से शुरू हो गया। भाई शुरू में जब मैं आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। फिर से उसी बात पे ले आया, वो जिस विषय को छोड़ना चाह रहा था लेखक। उसने कहा भाई शुरू में जब मैं आया था तो दीवान चंद जी ने मेरी बहुत मदद की थी, उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया, लोग बहुत मानते थे उन्हें। अब फिर से उसी शख्सियत का जिक्र कर गया जिस शख्सियत से वो हटना चाह रहा है, जिस विषय को वो छोड़ना चाह रहा है। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। लेखक का कान खड़े हो गए। लेखक को लगा कि यार ये फिर से दीवान चंद जी का नाम ले आया। तभी खिड़की से सरदार जी से निकालकर पूछते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है। तभी सरदार जी की आवाज आती है, कितने बजे चलना है। लेखक को और ज्यादा तसल्ली हो गई कि इसका मतलब सरदार जी ने पूछा है कितने बजे चलना है। इसका मतलब अवश्य वो कहीं ना कहीं मैयत में जाने की बात कर रहे हैं, अर्थी में ही जाने की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार में ही जाने की बात कर रहे हैं। जितने में मवानी वहीं से खड़ा जवाब दे रहा है, वक्त 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा है मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। लेखक समझ जाता है कि ये जो बात हो रही है वो शव यात्रा के बारे में ही है, क्योंकि अखबार में जो समय पड़ा था, जो अंकित था समय 9 बजे का था और अभी 10 बजने को आई है और शव यात्रा अभी भी वहां से निकल रही है। तो इसका मतलब वो समझ गया कि ये बात जो कह रहे हैं जाने और आने का, वो 9 बजे का समय की जिक्र हो रहा है। इसका मतलब ये अंतिम यात्रा की ही बात कर रहे हैं। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से परमिला जरूर पहुंचेगी, क्यों डाली। उसने कहा कि वो अपने पति से पूछ रही है कि मेरे ख्याल से परमिला जरूर आएगी, उसकी सहेली है कोई, उसके साथ में रहने वाली होगी, उसके साथ में कोई काम करने वाले होंगे लोग या उसके पड़ोसी होंगे। तो उन्होंने जैसे उनसे पूछा तो उन्होंने पहुंचना तो चाहिए। मिस्टर वासवानी ने कहा तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बाहर से गुजर गए, दरवाजे से, वहां से निकल गए। लेखक को लगा इसका मतलब ये भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई आने की बात कर रहे हैं, इस पर मिला के आने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जा तो रहे जरूर। लेखक को अब और ज्यादा यकीन हो गया कि इसका मतलब ये लोग भी मैयत में शामिल होने जा रहे हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा क्या। अब देखो संवेदना कितनी है। लेखक एक तरफ इस बात से आहत है, दुखी है कि सेठ दीवानचंद की मौत में जाना है, अंतिम संस्कार में जाना है। एक ये लोग हैं जो कि एक तरफ मैयत में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में दूसरा डिस्कस भी कर रहा है। और क्या पूछ रहे हैं लेखक से कि शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा क्या। शायद चलाओ, लेखक ने भी कह दिया शायद चलाओ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और अपने कमरे में चला जाता है। लेखक उससे पीछा छुड़वा रहा है, जैसे जैसे अपने कमरे में लौट के आ जाता है। आधी मिनट बाद ही उसकी आवाज फिर आती है, भाई बिजली आ रही है क्या। देखो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जब लाइट चली जाती है तो सारे लोग हम आपस में पड़ोस से पूछ के कंफर्म करते हैं, और जब तक कंफर्म ना करते तब तक तसल्ली ना होती है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि हमारे घर पे बिजली नहीं आ रही है। इसका मतलब सब पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब अच्छा है। तो वो भी पूछ रहा है कि भाई बिजली आ रही है क्या। मैं जवाब दे देता हूँ हाँ आ रही है। लेखक ने अपने कमरे से आवाज लगाई। मैं जानता हूं कि वह इलेक्ट्रॉनिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। लेखक जानता है कि वो नहाने की तैयारी कर रहा है, अभी आया था तो आयरन देने आया था, तब उसकी शेव है जो चेहरे पे अभी लगी हुई थी, तो वो समझ गया कि वो नहाने की तैयारी कर रहा है और सर्दी है तो शायद वो पानी गर्म कर रहा होगा रॉड से या हीटर से, इस वजह से लाइट नहीं पहुंच रही होगी या तो वो कंफर्म कर रहा है। जितने में नीचे से एक आवाज आती है, पॉलिश वाला लड़का आया है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाया। अदब का मतलब सम्मान से, इज्जत से। वही जो लड़का हमेशा एक शाम को नीचे आता है और वहां आकर के वो जो पॉलिश की आवाज लगाता है वो आवाज आई और सरदार जी उससे ऊपर से पुकार लेते। सरदार जी ऊपर से आवाज लगाते हैं। लड़का बाहर बैठ कर पॉलिश करने लगता है। सरदार जी को जरूरत थी शायद जूते की पॉलिश करने की, मवानी तो खुद कर रहा था, तो सरदार जी ने उसको बुला दिया। जूते की पॉलिश कर रहा लड़का। वो अपने नौकर को हिदायतें दे रहे, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। अब देखो नौकर को हिदायत दे रहे, जा रहे हैं वो शायद मैयत में,
और मैयत में जाने से पहले अपना मेन्यू फिक्स कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सलाद लेकर आना, पापड़ भून करके लाना, और सारे नौकर को जो कह रहे हैं कि 1 बजे ठीक खाना लेकर के आ जाना। मैं जानता हूं सरदार जी का नौकर पाजी है, सरदार जी के नौकर के बारे में पहले से परिचित है लेखक को पता है कि ये कहे अनुसार कभी भी काम नहीं करेगा। जो सरदार जी कह के जा रहे हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो काम समय पर पूरा हो जाए। वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुंचाता, नहीं उनकी मन की चीजें पकाता है। लेखक को पता है कि चाहे सरदार जी कितना भी कह करके जाए, लेकिन वो कभी ना तो मन की चीजें पकाएगा और ना ही कभी वक्त पर खाना पहुंचाएगा। बाहर सड़क पर कोहरा अब भी घना है, सर्दी सख्त है। सुबह 9 बज के जा चुकी है, 10 बजने को आई है, लेकिन सर्दी की वजह से कोहरा अभी भी ज्यादा है और कोहरे की वजह से ठंडक बहुत है वातावरण में। सूरज की किरणों का पता नहीं है। अभी तक मैंने कहा दिल्ली का हाल आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वहां की कोहरे की स्थिति से आप परिचित होंगे कि किस तरह की वहां की भयावह स्थिति होती है सर्दियों के दिन में। प्रदूषण भी एक उसका कारण है कि वहां पर दिन में 11 से 12 बजे तक धूप की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती जमीन पर। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेडी लेकर खड़ी कर दी है। वहां पे नीचे जो एक रोजाना की तरह दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वो हो रही है। एक रेडी वाला, लॉरी वाला आ गया है, छोले कुलचे जो दिल्ली का मशहूर नाश्ता भी कहलाता है, वो आ गया है और वहां पर वो आकर के अपनी है जो लॉरी लगा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। रोज की तरह वो प्लेटें सजा रहा है, उसकी खनखनाट की आवाज आ रही है, उससे जो आवाज सजाने की जो आवाज है वो निकल रही है, वो आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही थी। लेखक ने अंदाजा लगाया कि 7 नंबर की बस है वो छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े लोग को कंडक्टर पेश की टिकट बांट रहा है। कुछ लोग जो पहले ही जिक्र हो चुका है वो सूली की तरह लटके हुए हैं, वो चले जा रहे हैं, और जो नीचे लाइन में क्यू में खड़े हैं वो उस लोगों को पेशगी एडवांस टिकट दे रहे हैं। कौन? कंडक्टर। हर बार जब भी वो पैसे वापस करता है तो रोजगार की खनक यहाँ तक आती है। छूटे पैसे जब वो दे रहा है तो उस चिल्लर की जो आवाज है लेखक को यहाँ तक पहुंचती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। अब जो कंडक्टर है काली वर्दी में, जो सफेद लोग है जो चादर ओढ़ के कोहरे में खड़े हैं, उनमें जो काली वर्दी वाला कंडक्टर है वो अलग सा एक विचित्र वेशभूषा दिख रही है। और आरती अब कुछ और पास आ गई। इतने में जो अर्थी जो दूर से दिखाई दे रही थी, कोहरे में स्पष्ट अभी दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो अर्थी अब धीरे से पास आ गई। इधर अर्थी के आने के साथ ही वासवानी फैमिली जो ऊपर तैयार हो रही थी उससे आवाज आती है मिसेज वासवानी की, नीली साड़ी पहनूं? मिसेज वासवानी पूछ रही है। अब देखो मैयत में जा रही है और अपनी साड़ी की है जो चॉइस पूछ रही है अपने पति से। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज में लग रहा है कि वह टाई की नॉक ठीक कर रहा है। वो भी तैयार हो रहा है मिस्टर वासवानी भी। वो उससे जो आवाज आ रही है उस आवाज से जो लग रहा है उससे लग रहा है कि वो टाई की नॉक क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका शूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है। सरदार जी शीशे के सामने खड़े होकर के क्या कर रहा है? पगड़ी बांध रहे। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला, पोर्टफोलियो उसके हाथ में, पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी और जूतों पर क्या है? चमक है। आते ही वो मुझसे पूछता है तुम नहीं चल रहे हो? लेखक से पूछ लिया कि तुम नहीं चल रहे हो, और मैं जब तक पूछूं कि कहां चलने का, वो पूछ रहा है कि बस सरदार जी को आवाज लगाता है, आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। जल्दबाजी इतनी, अब सरदार जी से सीधा बुला दिया, सरदार जी को बुला दिया, आइए सरदार जी देर हो रही है, अब 10 बज चुके हैं। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर आते हैं। वासवानी ऊपर से मवानी का सूट देखकर पूछता है ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में। जवाब मिलता है बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी दीजिए। फिर हमें अपनी मिसेज को पुकारता है, आओ डियर, अच्छा मैं नीचे खड़ा हूं तुम आ जाओ, कहता हुआ वो अपनी मवाली और सरदार जी के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है लाइनिंग इंडियन है या इंग्लिश है? उसने कहा इंग्लिश है। देखो यहाँ पर भी कैसा डिस्कस जा रहा है मैयत में, कपड़ों की डिजाइन को लेकर के डिस्कस हो रहा है। कितनी संवेदनाएं मर गई आज के लोगों में, कितनी संवेदना है जो शून्य होती जा रही है लोगों में। एक जो वाकई जो वास्तविक जो यथार्थ था उससे वो दूर हो गए हैं लोग। बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और दिख रहा है। सरदार जी धीरे से मवानी को आंख का इशारा करके सीटी बजाने लगते हैं। वो व्यंग्य करते हैं जब वो तैयार होकर के आती है मिसेज। अर्थी अब सड़क पर ठीक कमरे के मेरे नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी है, 1-2 कारें भी है जो धीरे से धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाए वासवानी मेरे से पूछता है फिर से आप नहीं चल रहे हो क्या? लेखक को पता चल गया कि ये लोग अंतिम संस्कार में ही जा रहे हैं। उसने कहा आप चलिए मैं आ रहा हूं।
मैं कहता हूं, पर दूसरे क्षण मुझे लगता है कि मुझने मुझे कहां चलने को कहा है। लेखक ने जवाब तो दे दिया, लेकिन लेखक अभी स्पष्ट रूप से खुद भी कंफर्म नहीं है कि ये लोग कहां जा रहे हैं। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूं कि वो चारों घर से बाहर निकल गए। अर्थी कुछ और आगे निकल गई थी। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब सब यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के पीछे जाने वाले दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जा रही है। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेस वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने उन्हें दे रहे हैं या दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़ रहा है, दरवाजा खुलता है, वो चारों टैक्सी पे बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती हुई अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। वो सारे लोग, कुछ चारों, वो भी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी को इशारा कर रहे हैं अर्थी की ओर कि हाँ ये अर्थी जा रही है। इससे जो एड्रेस पूछ लिया वहां से चलने वाले लोगों में, और वो उस अर्थी को पीछे छोड़ के उस गाड़ी में बैठ करके वो रवाना हो जाते हैं। पहले से ही जो शमशान भूमि है पंचकुया, वहां पे जा रहे हैं। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूं और अब न जाने क्यों मुझे मन ही मन लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे भी शामिल होना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पे जान भी है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ देना चाहिए। ऐसे हालात को देख करके लेखक को मन में आया विचार कि मुझे भी ऐसे में जाना चाहिए। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही थी, पर मन में कई शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। फिर से वो लोग चार जो पड़ोसी थे वो भी टैक्सी में बैठ गए थे। वो वहां पे टैक्सी धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें उतार कर नीचे उतर आता हूँ। लेखक सीधा नीचे उतर जाता है। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देता है और मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए और 7 आदमी साथ चल रहे। देखो कितनी यहाँ पर, देखो मैन जो इस कहानी का जो मैन क्लाइमेक्स कह सकते हैं हम वहां पर पहुंचे हैं कि जो सेठ दीवानचंद जिसकी लड़की की शादी में हजारों लोग आए थे, उसके कंधे के देने वाले लोग केवल 4 है और 7 पीछे चल रहे हैं। और उसने कहा 7वां मैं ही हूं, लेखक कह रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले जो साल दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी, जो हजारों की भीड़ थी, कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर पंचकुया शमशान भूमि है और जैसे अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। वो लोग जो अभी पैदल चल रहे थे वहां कुछ भी नहीं था। वहां जाके देखता है तो खूब सारे लोगों की है जो वहां पे भीड़ दिखाई देती है और खूब सारे लोगों की है जो वहां पे कारों की लाइन दिखाई देती है। वहां पर इस तरह से वो लोग वहां देखते हैं। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। वहां पर जो खड़े होने में जो लचक है वहीं पे वो दिखाई पड़ रही है। सभी के जूडो की स्टाइल अलग अलग है। सभी जो तैयार होकर आई है औरतें, उनकी सबकी स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ में है जो वहां पर सिगरेट के धुएं उड़ रहे हैं। जो मर्द आदमी खड़े हैं उस तरफ वहां पर सिगरेट के धुएं उड़ रहे हैं। कोहरे में घुला जा रहा धुआं। बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ, सफेद दांत चमक रहे। उनकी आंखों में एक क्या है, गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूल और गुलदस्ते और मालाएं लेकर वहां पे मालकिनों की नजरों का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे वो कारों में आए हैं। वहां पे कोई अंतिम संस्कार की भीड़ में नहीं आया है। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आए हैं और वे लोग जो अपनी नौकर या अपने शोफर जो अपने पति के साथ आए हैं, वे अपनी मालकिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस कब है जो मालकिन है जो इशारा करे और उनको जाके फूल और गुलदस्ता भेंट करे। मेरी नजर वासवानी पर पड़ रही है। वहां पे देखो वो सारे अपनी दिनचर्याओं में व्यस्त है। वो अपनी मिसेज को आंख के इशारे शव के पास जाने की कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वही खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया और सब औरतें फूल और मालाएं उनके इर्द गिर्द रखती जा रही है। शोफर खाली होकर अब कारों के पास सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल दिए हैं और उनकी नाकों से आवाजें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिराने रख दी है। वे निश्चल खड़े हैं। आवाजों से लग रहा है कि औरतों को दिल को ज्यादा सदमा पहुंचाया। लेखक ने देखा कि कितना दिखावा हो रहा है यहाँ पे। जो औरतें जो अभी तैयार होकर आई है इतना, और वो तैयार होकर आई हुई औरतें नाक में से जो आवाजें निकाल रही है, उससे लेखक ने व्यंग्य क्या है कि ऐसा लग रहा है कि औरतों को कुछ ज्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज निकालकर वासवानी को दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फॉर्म है।
अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोपरों के सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी और अपनी अपनी कारों के पास जाकर वो खड़े हो गए हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका था। मातम पुरसी के लिए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं। स्कूटर फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोग लिंक रोड और बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना था। सड़क से बस गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति से सिर हिला रहा है। कारों में जाती औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और जोर जोर से वहां पे बाय बाय की क्या आ रही है, आवाज आ रही है। कार स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी लिंक रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूं कि अगर मैं भी तैयार होकर आ जाता तो यहां से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब भी 11:30 बजे है। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठे हैं। मेरी तरफ वे भी शायद यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी कर रखी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या एक मौत का बहाना बनाकर आज छुट्टी बना लूं। आखिर मौत तो मौत ही है और शव यात्रा में आज शामिल भी हुआ हूं। तो इस तरह से देखो, इस लेखक ने पूरी घटना को बताया कि किस तरह से आज का जो सामाजिक जो जीवन जीने वाले लोग हैं वो अपने काम की व्यस्तम भागदौड़ भरी जिंदगी में किस तरह से संवेदनाओं से हीन हो गए हैं। एक अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी लोगों के पास फुर्सत नहीं है। लेखक कह रहा है कि शायद मैं भी आज अगर छुट्टी नहीं लेता, मैं भी तैयार होकर आता तो मैं जो इस अंतिम संस्कार के बाद मैं भी दूसरे लोगों की तरह जो सीधा अपने काम पे लौट जाता। तो इस तरह से ये कहानी थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम दूसरी कहानी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।